और इसको कहेंगे किस में गति? समतल में गति। सबसे पहले तो मुझे बताओ, हालांकि ये चीजें पहले पढ़ रखी हैं, गति क्या होती है रे? तो बता रखा है ना मैंने। गति, गति किसको कहेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो वह वस्तु किस में कहलाती है? गति में। और यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है तो एक वर्ड मैंने बताया था, वो वस्तु कहलाती है रेस्ट में। रेस्ट का मतलब स्थिर अवस्था। कौन सी अवस्था? स्थिर अवस्था। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में आपको 3-4 लाइनें और याद रखनी है ना। एक होती, देखो, एक विमीय गति। कौन सी गति? एक विमीय गति। मैंने आपको निर्देश तंत्र पढ़ाया था, याद है? क्या होता है निर्देश तंत्र? निर्देश तंत्र रेफरेंस, यानी क्या लेने के लिए? संदर्भ लेने के लिए। जब कोई वस्तु गति करती है तो गति के संदर्भ को लेने के लिए अपने को एक निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? निर्देश तंत्र की। और निर्देश तंत्र में कितने अक्ष होते हैं? 3 प्रकार के अक्ष बताए थे मैंने। एक्स अक्ष, ये कौन सा हुआ? एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष? और ये कौन सा अक्ष? जेड अक्ष। आ गई बात समझ में? और हम इस बिंदु को, जिसको कहते हैं कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। इसको कौन सा पॉइंट लेते थे? इसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु। समझ में आ रही बात? कौन सा पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट। इसको कहते हैं संदर्भ बिंदु। यानी कण की स्थिति बदल रही है तो वो हम कौन से बिंदु के साथ चेक करेंगे बदल रही है कि नहीं बदल रही? रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? मैंने 3-4 चीजें आपको बताई थी। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि विस्थापन को ही स्थिति कहते हैं। याद है? विस्थापन को ही क्या बोलते हैं? स्थिति। अरे अगर कण की स्थिति बदलती है तभी तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विस्थापन। तो स्थिति को विस्थापन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विस्थापन। और मैंने आपको वेक्टर पढ़ा दिया, सदिश पढ़ाया मैंने आपको। सदिश के अंदर आपको मैंने एक सदिश बताया था जिसको कहते हैं स्थिति सदिश। कौन सा सदिश? स्थिति सदिश। किसको कहते हैं स्थिति सदिश? वह सदिश जो किसी बिंदु की या किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्थिति को दर्शाता है। सदिश को हमेशा एक तीर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? तीर से दर्शाया जाता है। तो स्थिति सदिश को कैसे दर्शाएंगे? स्थिति सदिश हमेशा शुरू कहां से होगा? मूल बिंदु से। और इसकी दिशा किधर होगी? उस बिंदु की तरफ जिस बिंदु की आप क्या दर्शाना चाहते हैं? स्थिति। अरे एकांक सदिश बताया था। एकांक सदिश, एक समान सदिश, विपरीत सदिश, इन सारे सदिशों में से ही एक सदिश होता है जिसको कहते हैं स्थिति सदिश। सर ये क्या होता है? किसी कण की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश, उसको कहेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश सदैव स्टार्ट होगा मूल बिंदु से और जाकर इसकी दिशा किसकी तरफ रहेगी? उस बिंदु की तरफ जिसकी आप क्या लिखना चाहते हैं? स्थिति लिखना चाहते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए, पहले मैं स्थिति सदिश बना रहा हूं, है ना। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मुझे लगता है भूल गए होगे आप, इसीलिए वापस बता रहा हूं मैं, है ना। और मुझे याद है कि आप जब कोई सदिश लिखते थे ना, आपको याद होना चाहिए। देखो आपने लिखा था सदिश लिखते थे आप ए वेक्टर बराबर, बताओ क्या लिखते थे? याद है किसी को? ए वेक्टर को 3 अलग अलग दिशाओं में घटकों के साथ लिखता था मैं। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। समझ में आई बात? इस तरह से एक्चुअल में हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सदिश ए था, उसके कितने टुकड़े कर दिए? 3 टुकड़े। एक ही बात है ना। तो एक्स दिशा में तो उसका टुकड़ा क्या हुआ? ए एक्स। वाई दिशा में ए वाई और जेड दिशा में ए जेड। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मान लीजिए ए वेक्टर यदि ऐसा हो, ए एक्स की जगह है 2 वाई कैप, ठीक है, और यहां ए वाई की जगह हो 3 जे कैप, और इसको अभी हटा देते हैं हम, ठीक है। मैंने मान लिया 2 ही है बस, तीसरा उपस्थित
नहीं है। कौन से वाला उपस्थित नहीं है? तीसरे वाला उपस्थित नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो आप इसको दर्शाएंगे पता है कैसे? ये इस तरह से दर्शाते हैं इसको। ये वही सदिश होगा, देखो ये सदिश होगा और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 2 और 3। क्लियर हो गई बात समझ में? तो एक बिंदु का स्थिति सदिश दर्शाना चाहते हैं जिस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 2 और 3। तो उस बिंदु को सीधा कौन से बिंदु से मिला दो? मूल बिंदु से। और ये तो रहेगा इस, अब ये देखो यहां लगाएंगे हेड और यहां रहेगी टेल। टेल हमेशा कहां रखेंगे? मूल बिंदु पर। और हेड रहेगा उस बिंदु की तरफ जिस बिंदु का आप क्या दर्शाना चाहते हैं? स्थिति सदिश। तो ध्यान से देख लीजिए, 2,3 जिस बिंदु के निर्देशांक हैं उस बिंदु का स्थिति सदिश है ये। और स्थिति सदिश को हम दर्शाते हैं आर वेक्टर से। दर्शाने का तरीका है जैसे ये ए वेक्टर होता है, ऐसे ही कौन सा वेक्टर हो गया? ये आर वेक्टर। समझ में आया? तो अब आप हर सदिश की, हर बिंदु का स्थिति सदिश लिख सकते हैं यदि आपको उस बिंदु के क्या दे दिए जाएं? निर्देशांक। अब आपने देखो बहुत ग्राफ बनाए, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर बनाए ना ग्राफ। आप देखो मुझे 1,1 अगर कोई बिंदु हो, है ना, 2 ही है एक्स और वाई, जेड इसमें नहीं है, तो ये बिंदु कहां पर आएगा लगभग नजर आपको? ये कौन सा अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? तो लगभग देखो ये दोनों जगह से 1 और 1 दोनों तरफ बराबर होगा ये कहीं। तो जितनी लेंथ आप इस अक्ष पे लेंगे उतनी लेंथ आप इधर लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो यहां पर, और ये बिंदु आपको मिलेगा यहां और ये इधर, कुल मिलाकर ये बिंदु आएगा वो। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1,1। तो इसका स्थिति सदिश कैसे बनाओगे? इस बिंदु को सीधा किससे मिलाएंगे? मूल बिंदु से। मूल बिंदु पर कौन रहेगी? टेल। और यहां लगाएंगे हेड। अरे सदिश में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो अब आप इसको देख करके बताओ कि स्थिति सदिश की दिशा किधर होती है? स्थिति सदिश की दिशा होती है मूल बिंदु से उस बिंदु की तरफ जिसका आप स्थिति सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। समझ में आया? लिखोगे कैसे इसको? स्थिति सदिश को जनरली आर वेक्टर से लिखते हैं। लिखेंगे कैसे? अब इसका, इस बिंदु का स्थिति सदिश लिख करके दिखाओ। तो आर वेक्टर लिखोगे, एक आई कैप और एक जे कैप। तो एक को लिखने की क्या जरूरत है? आई कैप प्लस जे कैप लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया है कि एक कहां रहेगा। एक्चुअल में लिखेंगे सिर्फ क्या इसको? आई कैप प्लस जे कैप। तो ये इस बिंदु का स्थिति सदिश होगा। और स्थिति सदिश, अब इसकी स्थिति बदलेगी तो ये निर्देशांक बदलेंगे। बोलो हाँ या ना? अब ये मान लीजिए अभी समय हो रहा है 10 बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं मान लीजिए, और 1 घंटे बाद ये यहां पहुंच गया 3,3 पर। बोलो स्थिति बदली कि नहीं बदली? बदल गई स्थिति। स्थिति बदल गई तो अब इसका स्थिति सदिश भी बदलेगा। बदलेगा। अब इसका पहले वाला स्थिति सदिश को मैं R1 वेक्टर से लिख दूंगा, ये पहले वाला है, और दूसरे वाले स्थिति सदिश को मैं लिख दूंगा R2 वेक्टर। बताओ क्या लिखूं? 3 आई कैप प्लस 3। स्थिति बदल गई। जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है समय के साथ तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है। विस्थापन कब आएगा? जब वस्तु की क्या बदलेगी? स्थिति बदलेगी। और विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी या लंबाई, उसको सीधा मिला देंगे, है ना, उसको डायरेक्ट मिला देंगे एक लाइन से, और वो जो डायरेक्ट मिलाने वाली लाइन होगी उस लाइन की लंबाई वो क्या होगी? विस्थापन होगी। तो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, अब देखो ये तो है। अगर कोई ऐसी गति हो जिसमें केवल एक ही निर्देशांक बदलता हो, दूसरा निर्देशांक बदलता ही नहीं है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि एक वस्तु को सिर्फ कौन से अक्ष पर ही गति करवा रहा हूं मैं? एक्स अक्ष पर। ये कोई वस्तु है, देखो निर्देशांक वैसे तो 3 होते हैं, एक्स वाई जेड, 3 निर्देशांक होते हैं, और मैं तीनों लिखूंगा अब एक साथ। लेकिन मैं उस वस्तु के लिए लिखूंगा जो वस्तु सिर्फ कौन से अक्ष के ऊपर चल रही है। अब कोई वस्तु यहां थी मूल बिंदु पर, तो इसके तीनों निर्देशांक लिख करके दिखाओ, 0,0,0
0। बोलो हाँ या ना। समय मान लेता हूं t बराबर 0। अब हो गया समय 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का मतलब यहां पर, और एक ही लाइन में चल रही है इधर, ये चलती जा रही है चलती जा रही है, यहां पर पहुंच गई। समझ में आया? अब बताओ ये कौन से अक्ष पर चल रही है, ध्यान रखना। अब बताओ इसका कौन सा निर्देशांक बदलेगा, केवल x। x मैं बदल देता हूं, मान लीजिए यहां 0 है, यहां 3 कर देता हूं, तो इसका निर्देशांक आएगा 3,0,0। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? वस्तु गति कर रही है, हाँ या ना? अरे स्थिति तो बदल रही है, पहले यहां थी फिर यहां आ गई, और अब तीसरी ये एक और स्थिति देखो, यहां आ जाएंगे 6,0,0। अब वस्तु गति भी कर रही है, लेकिन 3 निर्देशांकों में से केवल एक निर्देशांक बदल रहा है। कौन से वाला? एक्स वाला। यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि जिसमें केवल एक ही निर्देशांक बदले, तो उसको कहते हैं एक विमीय गति। कौन सी गति? एक विमीय गति। क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? समझ में आया? यानी कोई एक ही अक्ष पर गति, एक ही अक्ष पर गति। यदि वस्तु एक्स अक्ष पर चल रही है तो एक्स पर ही चलती रहे, वाई पर चल रही है तो वाई पर चलती रहे। अब अगर ये इधर जाना शुरू कर देती तो कैसे लिखते इसको? 0,1,0, 0,3,0। अब किसको बदलेंगे? वाई को। और ये अगर इधर होता, कौन सा अक्ष होता इधर? जेड पर, तो फिर कौन से वाले को बदल दे? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी गति के बिंदुओं में, उसकी स्थिति के बिंदुओं में केवल कितने निर्देशांकों में परिवर्तन हो? एक निर्देशांक। तो इस तरह की गति हो जाएगी एक विमीय गति। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम एक विमीय गति को, देखो 1D बोलते हैं। 1D एक डायमेंशन है ना, डायमेंशन। अरे पढ़ा होगा ना 1D 2D 3D, वो यही नाम होते हैं। एक विमीय को बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति। अब आ जाएगी कौन सी गति? द्विविमीय गति। कौन सी गति? द्विविमीय गति। अब जिनको एक विमीय गति की डेफिनेशन समझ में आ गई, उनको यह भी आ जाएगी। कोई वस्तु जब ऐसे गति करे कि उसकी स्थिति के निर्देशांकों में से केवल दो निर्देशांकों में परिवर्तन। समझ में आया? तो उस गति को कहेंगे द्विविमीय गति। कुछ समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान से देखो, द्विविमीय गति और समतल में गति में क्या अंतर है? अंतर है या नहीं है पहले तो ये बताओ। एक ही बात होती है, दोनों एक ही चीजें होती है। ये लिखेंगे सब बाद में, अभी हम समझ में आ रहा है, ये सब बाद में लिखेंगे, अपने को पहले समझना है। मैंने आपको एक ही चीज बताई है अभी तक। सबसे पहले तो गति किसको कहते हैं? जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदले तो वो गति कहलाएगी। गति के बाद मैंने आपको बताया 1D गति किसको कहते हैं? एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब जब वस्तु की गति इस प्रकार की हो कि उसकी गति की स्थितियों में केवल एक ही बिंदु के, एक ही निर्देशांक में परिवर्तन हो। और अब आ जाएगी कौन सी गति? 2D गति। इसको कहेंगे द्विविमीय गति। द्विविमीय गति का मतलब होता है कि ऐसी गति जिसमें कितने निर्देशांकों में परिवर्तन हो? 2 निर्देशांकों में परिवर्तन। समझ में आया? और उसको समतल में गति भी कहते हैं। समतल में गति। समतल में गति मतलब, समतल किसको कहते हो आप? ये जो फर्श है ये क्या है? समतल है। अब अगर कोई चींटी को इस कोने में छोड़ दो और वो दीवारों पर नहीं चढ़नी चाहिए बस, और वो इस फर्श में कहीं भी घूमे, बताओ उसकी स्थिति के कितने निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है? ध्यान से समझ लेना इस चीज को। और आपकी सहायता करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, इस कमरे का ये कोना दिख रहा है, इस कोने को मैंने बोल दिया ये है वाई अक्ष। कमरे का कोना दिख रहा है वाई अक्ष, और ये कोना दिख रहा है नीचे, इसको बोल दिया मैंने एक्स अक्ष। अरे जैसा ये होता है, ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। ये नीचे जो कॉर्नर दिख रहा है सबको, ये वाला, और ये वाला कॉर्नर कौन सा कॉर्नर? वाई। और ये ऐसे जो परपेंडिकुलर होता है, ये वाला कॉर्नर। इस कोने में तीनों अक्ष हैं, ध्यान से समझ लो। ऊपर की तरफ का जो लाइन बन रही है वाई अक्ष, और ये जो लाइन है
एक्स अक्स, और वो जो लाइन है जेड अक्स। अब आप मुझे बताओ, चींटी केवल फर्श में चक्कर काट रही है, बताओ कौन सा निर्देशांक नहीं बदलेगा? बताओ। वाई अक्स नहीं बदलेगा, वाई में चढ़ ही नहीं रही है ऊपर, वो समझ में आ रही बात? केवल जेड अक्स में जेड में वैल्यू में परिवर्तन आएगा और एक्स में। तो जब वस्तु वह चींटी इस फर्श में गति करेगी तो तीसरा निर्देशांक नहीं बदल रहा है, केवल कितने निर्देशांक बदल रहे हैं? तो इसको कहते हैं द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति ही होती है समतल में गति। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? क्लियर है? कोई मक्खी है, मक्खी, अब मक्खी का कोई पता नहीं, इधर घूम रही है, इधर घूम रही है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेफ्ट में जा सकती है, राइट में जा सकती है, और कई तो घूमते हुए भी जाते हैं। समझ में आया? तो वो कौन सी गति का उदाहरण होगा? त्रिविमीय गति। कुछ समझ में आ रहा है? कौन सी गति का उदाहरण होगा? त्रिविमीय गति, क्योंकि एक्स अक्स में भी चेंजेस हो रहे हैं, वाई में भी चेंजेस हो रहे हैं, और जेड में भी चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें सिर्फ हम कौन सी गति का अध्ययन करते हैं? समतल में गति। तो समझ में आया? समतल में गति उसी को गति को कहते हैं जो द्विविमीय गति होती है। और द्विविमीय गति का मतलब जिसमें केवल कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होना चाहिए? 2 निर्देशांकों में। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। समझ में आई कि नहीं बात? मैंने इस बोर्ड के अंदर ही ये लाइनें सारी मैं किस में खींच रहा हूं? बोर्ड के अंदर। ये द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। कोई चीज यहां से चलती है और इसमें ऐसे ऐसे चलती है, बस ना तो बोर्ड से बाहर आएगी ना बोर्ड के अंदर जाएगी। तो ये कौन सी गति कर रही है? ये द्विविमीय गति। और अगर केवल वो ऐसे ही चलती बस सीधी सीधी, तो कौन सी गति होती है वो? एक विमीय। अब आप कहोगे सर एक विमीय गति भी तो तल में ही होती है। तल में हो सकती है, लेकिन उसको क्या नहीं बोलते? समतल में गति। अरे ये हो गया समतल, और इसमें कोई लाइन सीधी खींचोगे, सीधी जा रही है वो वस्तु। समझ में आया? तो वो भी समतल में है, लेकिन उसमें एक ही निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है ना। तो हम तो समतल में गति को कौन सी गति बोलते हैं? द्विविमीय गति। एक एग्जाम्पल जो आप इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, जिस गति को कहते हैं प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति? प्रक्षेप्य गति होती है जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इंग्लिश में। मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड के अंदर ही, बोर्ड को छोड़िए, आप एक काम कीजिए, देखो बंदूक से जब गोली निकलती, बंदूक का जैसे हाथ में पकड़ लिया ऐसे, और बंदूक से जब गोली निकलेगी तो बताओ वो कौन सी गति कर रही होगी? एक विमीय गति करती है, बस वो सीधी जाती जाती है ना, जमीन पे थोड़ी गिरेगी कभी। मान लो कि बंदूक से गोली निकल गई और वो लगी नहीं, जिसको मारना था वो मरा नहीं। समझ में आ रहा है? बस गोली, और हम हाइट पे खड़े हैं, जैसे मेरे हाथ में बंदूक है और मैंने बंदूक से ऐसे गोली मारी, और वो गोली अब सीधी जाती जाएगी, वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगी। ऐसा होता है? तो तुम कैसे कह रहे हो कि वो सिर्फ एक विमीय गति हो गई? बंदूक से जब गोली निकलेगी आप फायरिंग करेंगे, ये बंदूक है मान लो, कौन है ये? बंदूक। इधर से जब आप बंदूक से गोली निकलेगी, और ये बंदूक को चलाने वाला जो है वो जमीन पे खड़ा है, ये मान लीजिए, है ना, थोड़ी हाइट पर है ये, और ये कौन है? धरातल। कौन है? धरातल। और यहां से बंदूक से गोली निकली, जिसको मारना था वो वहां से हट गया, और अब गोली, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर गोली चलती रहेगी, कहां जाएगी? घर? तो ऐसा नहीं, गोली किधर आएगी? नीचे की ओर। कुछ समझ में आ रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इसको किधर खींचेगा? नीचे की ओर। तो ये गोली नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ में आया? इसकी स्थितियों के देखो अलग अलग बिंदु में परिवर्तन है या नहीं है? इसको देखो, यहां पर कुछ भी निर्देशांक बना दो, इसको y बना दो, इसको x बना दो। क्लियर है? यहां का निर्देशांक चलो मैं लिख देता हूं एक बार इस बिंदु का। क्या लग रहा है? दोनों ज्यादा, ये ज्यादा लग रहा है, x वाला ज्यादा लग रहा है ना इस बिंदु पर, और चलो दोनों को लगभग बराबर लिख दो तुम। ये लिख देता हूं मैं 3,3। ठीक है? इस बिंदु पर निर्देशांक कितने? 3,3। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं
ठीक है, अब ये लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो आप मुझे इस बिंदु के निर्देशांक बताओ लगभग। देखो 3 में से थोड़ा सा कम करना है, और 2 भी नहीं हो रहा, आधा। यहां क्या बता दो, चलो इसको तो यहां कर दो। देखो 3 का आधा कर दो, 3 में से कम कर दो, 2 कर दें इसको, तो इसको 2 कर दो। और ये आपने यहां 3 लिया था, तो 3 और 3 6 और 3 9, 2 कोमा 9। अच्छा नहीं है 9 कोमा 2, क्योंकि एक्स वाला पहले लिखेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, जब बंदूक की गोली यहां थी तो निर्देशांक थे 3,3, और बंदूक की गोली जब यहां पहुंची तो निर्देशांक हो गए 9,2। बोलो एक निर्देशांक बदला के दोनों बदले? दोनों बदले। समझ में आ रहा है? तो ये द्विविमीय गति है। और ये हम कभी नहीं मानते कि बंदूक की गोली ऐसे चल रही थी। ऐसे बंदूक से हमने गोली चलाई और वो गोली सीधी भी जा रही है और नीचे की तरफ भी जा रही है, और नीचे की तरफ जाते जाते वो अपनी मर्जी से लेफ्ट में भी मुड़ जाती है और वो राइट में भी मुड़ जाती है। अगर वो लेफ्ट में भी मुड़ेगी, राइट में भी मुड़ेगी, नीचे भी जा रही है, तो कितने निर्देशांकों में परिवर्तन होगा? 3 में। जबकि ऐसा कभी नहीं होता, गोली पीछे पीछे नहीं भागती है, गोली पीछे पीछे नहीं भागती है। तो तीनों निर्देशांकों में कभी परिवर्तन नहीं होगा गोली वाले केस में, है ना। गोली सीधी जा रही है, अब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वो किधर गिरेगी? बस नीचे। तो उसके दो निर्देशांकों में परिवर्तन होता है, और वो द्विविमीय गति होती है, और वो एक तल में गति करती है, इसलिए उसको कौन सी गति कहते हैं? समतल में गति। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स बता दिया आपको समतल में गति के, है ना। कुछ समझ में आया? अब समतल में गति के लिए वेग की दिशा कैसे निकालेंगे, विस्थापन की दिशा कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको निकालना बता रहा हूं। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था वेग एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अब वेग का आपको परिमाण भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको दिशा भी पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था विस्थापन। विस्थापन भी एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि। इसका भी परिमाण पता होना चाहिए और इसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। तो मैं दोनों ही चीजें निकाल के दिखा रहा हूं आपको कैसे पता करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने ये बनाया है निर्देश तंत्र। कौन सा तंत्र? निर्देश तंत्र। कुछ समझ में आ रहा है? और इस निर्देश तंत्र में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। हालांकि अभी तो मैं 2 को ही लेकर के चल रहा हूं, द्विविमीय गति को, क्योंकि मैं कौन सी गति पढ़ रहा हूं? समतल। तो मैं जेड वाले निर्देशांक को ले ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कितने निर्देशांक ले रहा हूं? एक्स और वाई। अब कोई कण यहां था अभी, और उसके निर्देशांक है फिलहाल x1 y1। आप मुझे इसका स्थिति सदिश बताओ, किधर बनाऊं? किधर बनाऊं स्थिति सदिश? मूल बिंदु से मिलाऊं सीधा? तो इसको मैं सीधा मूल बिंदु से मिलाऊंगा। बताओ हेड किधर लगाऊंगा? ऊपर की ओर। एक सीधी लाइन जो इस बिंदु को मिलाएगी वो क्या कहलाएगी? स्थिति सदिश। और ये कण का x1, ये y1, और इस स्थिति को बोल देंगे, ये 1 नंबर स्थिति पर है अभी, और इसका स्थिति सदिश बोल दोगे आप r1 वेक्टर। कुछ समझ में आया? कुछ समय बाद ये कण यहां से चल के यहां पर पहुंच जाता है, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं 2 नंबर बिंदु। 1 नंबर से कहां पर पहुंच गई वस्तु या कण? 2 नंबर पर, और इस 2 नंबर पर इसके निर्देशांक हो जाते हैं x2, y2। कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं, यही बात समझ में। तो ये हो जाएगा, यहां से हम इसको मिलाएंगे सीधा और इसको ऐसे मिला देंगे, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? तो अब आप में से मुझे कौन बता सकता है कि इसके विस्थापन की दिशा किधर आएगी? अच्छा, प्रारंभिक स्थिति बताओ, 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर। अंतिम स्थिति किधर? 2 नंबर। तो विस्थापन की दिशा होती है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर। तो एक सदिश बनाओगे आप यहां पर ऐसे, इसको और इसको सीधा मिला दिया। सीधा मिलाएंगे, वही तो लाइन क्या बताएगी? विस्थापन। तो मैं कह रहा हूं ये विस्थापन है। क्लियर है? नहीं, यही बात समझ में? इसको क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखते हैं R21 वेक्टर। नाम दे दिया मैंने इसका। क्या नाम दिया? R21 वेक्टर। क्लियर है?
अब आप में से मेरे को R21 वेक्टर की वैल्यू कौन निकाल के दिखाएगा सदिश योग के त्रिभुज के नियम से? इसमें सदिश योग का त्रिभुज का नियम लगाना है, आता है लगाना? सदिश योग का त्रिभुज का नियम, सदिश योग का त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि यदि ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, तो हम लिखते आए थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता था बी वेक्टर। बोलो हाँ या ना? यही रूल इसमें लगाना। तो बताओ क्या लिखूं? R1 वेक्टर प्लस R2 1 वेक्टर। समझ में आया? अरे यहां से शुरू करूंगा, पहला सदिश खत्म, पहला सदिश खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाना चाहिए। तो पहला सदिश खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, और दूसरा जहां खत्म होगा वहां दोनों के हेड होने चाहिए। हैं ये रे दोनों के हेड, तो दोनों के हेड होंगे तो सामने से कौन आ रहा है? R2। तो आप लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस R2 1 वेक्टर बराबर लिखते हैं R2 वेक्टर। समझ में आया? तो R2 1 वेक्टर आ गया मेरे पास में, R2 वेक्टर माइनस R1, और मैंने R21 माना है इसको अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये R21 जो है ये कौन है? विस्थापन सदिश। अरे समझ में आया? ये है स्थिति सदिश एक नंबर स्थिति का, ये है स्थिति सदिश 2 नंबर स्थिति का, लेकिन R21 है इनका विस्थापन सदिश, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि। कुछ समझ में आ रहा है? तो आप इसके विस्थापन की दिशा पता लग गई। देखो ये है इसके विस्थापन की दिशा इधर। क्लियर है? अब आप विस्थापन का सदिश निकालो। कैसे निकालोगे? विस्थापन सदिश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? आप मुझे देखो, सदिशों का आपने त्रिविमीय और द्विविमीय वियोजन पढ़ा था। सदिशों को ax ay कैप कैसे लिखते हैं, और अभी मैंने बताया ही था आपको। आप मुझे R1 की वैल्यू लिख करके दिखाइए। R1 वेक्टर को क्या लिखूं मैं, कैसे लिखूंगा? आई कैप और जे कैप के रूप में। इस बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो यहां लिखोगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और जेड में नहीं ले रहा हूं। R2 वेक्टर बताओ मेरे को जरा। x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। समझ में आया? और ये देखो ध्यान से, ये कौन है? R21। तो मेरे पास में विस्थापन सदिश आ जाएगा R21 वेक्टर बराबर R2 में से किसको माइनस कर दूंगा? R1 को। तो मैं लिख दूंगा इसको, देखो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप, और माइनस माइनस दोनों जगह लगा देता हूं मैं एक ही बार। तो माइनस का y1 जे कैप। ठीक है, आई कैप वाले एक जगह कर दो दोनों, और जे वाले एक जगह कर दो दोनों। तो मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखिए। R21 वेक्टर बराबर आ गया मेरे पास में, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, और ये क्या आ जाएगा? जे कैप। ये हो जाता है मेरा कौन सा सदिश? विस्थापन सदिश। और देखो x2 माइनस x1 को डेल्टा एक्स लिख देते। क्या लिख देते? डेल्टा एक्स। कुछ समझ में आया? अरे नहीं लिख सकते डेल्टा एक्स, एक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा एक्स नहीं लिख सकते, उसको लिख सकते हैं ना। x2 माइनस x1 को लिख दूंगा मैं डेल्टा एक्स, और y2 माइनस y1 को लिख दूंगा मैं डेल्टा y। तो फाइनली मेरे पास में एक इक्वेशन आई। क्या इक्वेशन आई मेरे पास में? मेरे पास में जो इक्वेशन आई वो ये आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? कौन सी? विस्थापन सदिश। ठीक है, आपको वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन का परिमाण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वस्तु का विस्थापन का परिमाण कितना हो, इस सदिश का परिमाण नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो, R21 वेक्टर का मोड कैसे निकालोगे? अंडर रूट डेल्टा एक्स का
स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, ये परिमाण आ गया किसका, R21 वेक्टर। और R21 कौन है, विस्थापन सदिश। समझ में आई बात। अब आप विस्थापन से इसका वेग निकाल सकते हैं, वेग के बाद आप इसका त्वरण निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें निकाल सकते हैं। कुछ समझ में आया। अब आप देखो इस विस्थापन से क्या निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, वेग, और औसत वेग निकालना चाह रहा हूं मैं। पहले क्या निकालना चाह रहा हूं, औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, औसत वेग का फॉर्मूला बताओ मेरे को। औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल दूरी, या सॉरी, औसत वेग का फॉर्मूला हो गया कुल विस्थापन बटे कुल समय। समझ में आया। तो इसमें समय का भाग दे दो, किसका भाग दे दो, समय का। और ये मैं मान लेता हूं कि जब वो 1 नंबर बिंदु पर था तो समय हो रहा था कितना, T1, और जब वो 2 नंबर बिंदु पर पहुंचा तो समय हो गया कितना, T2। तो समय में समय कितना लगा एक्चुअल में, T2 माइनस T1। अरे जब वो 1 नंबर पे था तो घड़ी थी T1 पर, और जब वो 2 नंबर पे पहुंचा तो घड़ी पहुंच गई T2 पर। तो एक्चुअल में समय कितना लगा, T2 माइनस T1। और इसको भी डेल्टा टी लिख देते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं ना कि कोई वस्तु 1 नंबर बिंदु से 2 नंबर बिंदु तक पहुंचती है कितने समय में, डेल्टा टी समय में। डेल्टा टी का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो औसत वेग अगर आपको निकालना हो, कौन सा वेग, औसत वेग। और औसत वेग की वैल्यू आ जाएगी, वी एवरेज लिख देता हूं इसके नीचे में, वी एवरेज। और वी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी R21 वेक्टर बटे में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। कुछ समझ में आया, ये नहीं आई बात समझ में। R21 वेक्टर बटे डेल्टा टी। R21 वेक्टर क्या आया था मेरे पास में, डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप, और इसमें किसका भाग दे देंगे, डेल्टा टी का। कुछ आइडिया लग रहा है। दोनों को अलग अलग जगह करेंगे, दोनों को अलग अलग जगह करेंगे। समझ में आया। तो अलग अलग जगह करने का मतलब देखो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिए। अलग अलग जगह कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब करेंगे, देखो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। वी एवरेज क्या आ गया मेरे पास में, वी एवरेज। वी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। एक्स अक्ष की दिशा में विस्थापन बोल सकते हैं, नहीं है ये। अरे एक्स निर्देशांक में परिवर्तन यानी एक्स दिशा के अंदर विस्थापन, और वाई निर्देशांक में परिवर्तन यानी वाई दिशा में विस्थापन। एक्स दिशा में विस्थापन में समय का भाग दोगे तो एक्स दिशा में वेग आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अगर वाई दिशा में विस्थापन के अंदर आप किसका भाग दोगे, समय का, तो वाई दिशा में वेग आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए। डेल्टा वी एक्स बराबर लिखूंगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, बोलो हाँ या ना। एक्स दिशा में वेग, क्लियर है। और ये बराबर आ जाएगा, आगे देखो, डेल्टा वी वाई बराबर आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हुआ। इसको देख करके अपने को लिखना है, देखो अब आगे वी एवरेज के अंदर। तो वी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में डेल्टा वी एक्स आई कैप। समझ में आया। अरे इसकी जगह क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी की जगह डेल्टा वी एक्स, और डेल्टा वी एक्स के आगे क्या लगाओगे, आई कैप, और आगे लिख दोगे डेल्टा वी वाई ऑफ जे कैप। ये एवरेज वेग का सदिश रूप में आ गया, ये वेक्टर आएगा, ध्यान रखना। अरे वेक्टर तो लगेगा ना, क्लियर है, ये भी वेक्टर है ना, क्योंकि आई कैप जे कैप है ना। और आई कैप जे कैप जिसमें होते हैं वो कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश। तो इसके सर पे क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, ताकि आइडिया लगे कि कौन सी राशि है, वेक्टर। ये वेक्टर है इसका, कौन सा, ये किसका फॉर्मूला आया, औसत वेग का। अब आप इस इक्वेशन से औसत वेग का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग का परिमाण बताओ, औसत वेग का परिमाण बताओ। औसत वेग का परिमाण हो जाएगा वी एवरेज बराबर आ जाएगा, वी एवरेज वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी एक्स का
स्क्वायर और प्लस कर दोगे डेल्टा वी वाई का स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये दिख रहा है ना सबको? इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हैं? औसत वेग का परिमाण। औसत वेग के बाद आप निकाल सकते हैं इसका तात्क्षणिक वेग। याद करो औसत वेग से तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते थे? औसत वेग से तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते थे? क्लियर है? आपको याद है मैं क्या लिखता था? देखो औसत वेग लिखते थे हम वी एवरेज। वी एवरेज लिखते थे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं इसी के नीचे लगा दूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये वी एवरेज किस में बदल जाता था? वी तात्क्षणिक। और ये वैल्यू हो जाती थी dx अपॉन dt। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं इस सारी समीकरण पर नीचे क्या लगा दूं? क्या लगा दूं इसके नीचे में? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो आप लिख सकते हैं इसको कौन सा वेग? तात्क्षणिक वेग। कुछ समझ में आया? तो मैं तात्क्षणिक वेग और निकाल रहा हूं उसमें पहले, उसके बाद ये आपका तात्क्षणिक वेग तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे? इस समीकरण से निकालूंगा, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? तो तात्क्षणिक वेग, पहले ये समीकरण लिख दूंगा, इधर देखो। तात्क्षणिक वेग, कौन सा वेग निकालना अपने को? तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे? इधर देखो समीकरण, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें देखो आप वेग की वो बताओ मेरे को, डेल्टा उसकी वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा वी की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? डेल्टा वी की वैल्यू आ गई आपके पास में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी जे कैप। ये कौन सा वेग आ गया? ये कौन सा वेग आया था भाई? वी एवरेज, औसत वेग। क्लियर है? और अगर मुझे तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो मैं इसी का क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? इसको, इसके नीचे लिमिट लगा दूंगा, कहां तक? 0 तक। तो ध्यान से देखिए, v तात्क्षणिक बराबर हो जाता है लिमिट, है ना? v तात्क्षणिक किसके बराबर लिखूंगा मैं? v तात्क्षणिक बराबर में लिखूंगा, इसके नीचे क्या लगाएंगे? लिमिट। और ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू किधर होनी चाहिए? 0 की तरफ। और ये कौन था इधर? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, कौन सा? जे कैप। अब आप ध्यान से देखो, ये आ जाएगा मेरे पास v तात्क्षणिक बराबर। अब देखो ये लिमिट अगर डेल्टा टी की 0 की तरफ बढ़ रही है तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या बन जाता था? dx अपॉन dt। तो v तात्क्षणिक आ जाएगा मेरे पास dx अपॉन dt आई कैप प्लस dy अपॉन dt जे कैप। बोलो हाँ या ना? और मैं यहां लिख दूंगा, ध्यान से देखिए, मैं लिख दूंगा vx। x दिशा में वेग को क्या लिख दूंगा? x दिशा में तात्क्षणिक वेग को क्या लिख दूंगा मैं? vx। और y दिशा में तात्क्षणिक वेग को लिख दूं तो लिख दूंगा मैं dy अपॉन dt। क्लियर हो रहा है कुछ? तो मेरे पास v तात्क्षणिक आ जाएगा vx आई कैप और vy जे कैप। ये तात्क्षणिक वेग का इक्वेशन आ गया और यह वेक्टर लगा देंगे। बोलो हाँ या ना? ये भी सब किसके रूप में है? वेक्टर की फॉर्म में। ये भी किसकी फॉर्म में है? वेक्टर की फॉर्म में। और इसका आप क्या निकाल सकते हैं? अब इसका v तात्क्षणिक का क्या निकाल सकते हैं? परिमाण। और परिमाण आपको निकालना आता है ये ईच एंड एवरी वेक्टर का vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर। ये आपका समतल में गति के लिए मैंने आपको बताया विस्थापन और मैंने आपको बताया वेग। समझ में आया कुछ? क्लियर हो गई बात? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया तात्क्षणिक वेग, और तात्क्षणिक वेग हो गया, औसत वेग हो गया, इससे पहले आपका हो गया विस्थापन। समझ में आया कैसे निकाला था? अब आपको एक एक करके कॉपी करनी है, जब मैं इसमें आपको नीचे स्लाइड करेंगे और आपको लिखना है कॉपी। पहले मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा कुछ, है ना, उसके बाद हम, हाँ ठीक है, चलो आगे क्लास में करेंगे।